आमतौर पर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं या किसी तकनीकी खराबी की बात करते हैं तो हम एक तरह की सटीक भविष्यवाणी की उम्मीद करते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि इंजीनियरिंग में होता है। हाँ एग्जैक्टली। मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो मैकेनिक बस बॉनेट उठाता है, एक तार को देखता है और सीधे कह देता है ये रही समस्या, आपका स्पार्क प्लग जल गया है। सही बात है। या फिर अगर किसी की हड्डी टूटती है तो एक्सरे मशीन में एक साफ टेढ़ी मेढ़ी सफेद लाइन दिख जाती है। बिल्कुल, और डॉक्टर बस इशारा करके कह देता है कि फ्रैक्चर यहाँ है। मतलब ये चीजें कितनी स्पष्ट होती है ना। हाँ, क्योंकि ये एकदम बाइनरी स्थिति होती है। या तो कोई चीज टूटी है या फिर नहीं टूटी है। हम इंसानों को ना चीजें साफ साफ दिखना बहुत पसंद है, क्योंकि इससे एक मानसिक तसल्ली मिलती है कि चलो समस्या पकड़ में आ गई है। बिल्कुल, एकदम स्पष्ट। लेकिन पेंच तब फंसता है जब बात जीवन की उलझनों की आती है या हमारी सीखने की प्रक्रिया की आती है। हाँ, वहाँ चीजें बाइनरी नहीं होती। एकदम। या फिर हमारे व्यवहार और भावनाओं की बात हो, वहाँ अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। आप एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट पर आ रही हैं। मतलब हम एक ऐसे परिदृश्य में पहुंच जाते हैं जो पूरी तरह से धुंधला है। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे पा रहा है या कोई कर्मचारी ऑफिस में अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है, तो कोई एक्सरे ये नहीं बता सकता कि समस्या असल में कहाँ है। एग्जैक्टली। और यही वजह है कि आज की इस गहन चर्चा का विषय इतना ज्यादा रेलेवेंट है। आज हम इसी धुंधली स्थिति को स्पष्ट अवसरों में बदलने की बात करेंगे, जो भी बहुत जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो शिव नारायण द्वारा लिखित टैक्सशिला पेज साइट पर प्रकाशित एक बेहद दिलचस्प लेख पर आधारित है, जिसका शीर्षक है कन्वर्ट चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, मोटर साइंस ऑफ एक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। का मिशन ये समझना है कि कैसे हम केवल सोच विचार करने के बजाय शारीरिक क्रियाओं यानी फिजिकल एक्शंस के जरिए अपने दिमाग को पूरी तरह से रीवायर कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बिल्कुल। शिवनारायण का जो मूल विचार है ना, वो समस्या समाधान के हमारे पारंपरिक नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। वो कैसे? मतलब हम बचपन से ही सीखते आए हैं कि अगर कोई मुश्किल है तो चुपचाप बैठो और उस पर गहराई से सोचो। हाँ, लाइक दिमाग पर जोर डालो। एग्जैक्टली। लेकिन ये शोध बताता है कि सिर्फ सोचने से अक्सर हम उसी समस्या के इर्द गिर्द बस गोल गोल घूमते रहते हैं। अरे मैं खुद को ही देखूं, जब मैं किसी जटिल विषय को समझने की कोशिश कर रही होती हूँ या कोई मुश्किल स्क्रिप्ट लिख रही होती हूँ तो अक्सर मुझे उठकर कमरे में टहलना पड़ता है। ये बहुत आम बात है। कुर्सी पर बैठकर कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही मैं चलना शुरू करती हूँ मेरे विचार साफ होने लगते हैं। क्या अनजाने में मैं भी इसी मोटर साइंस का इस्तेमाल कर रही हूँ? आपने सही दिशा में सोचा है, लेकिन न्यूरोसाइंस इसे एक कदम और आगे ले जाता है। अच्छा। हाँ, आपका टहलना एक सामान्य शारीरिक गति है जो बस रक्त संचार बढ़ाती है, लेकिन लेख जिस मोटर साइंस की बात कर रहा है वो बहुत अधिक विशिष्ट और उद्देश्यपूर्ण है। मतलब कोई खास तरह का मूवमेंट? हाँ, अब देखिए, पारंपरिक रूप से हम क्या करते हैं, स्कूल में बच्चे घंटों बैठकर लेक्चर सुनते हैं, बिल्कुल पैसिव होकर। ऑफिस में लोग लंबी लंबी मीटिंग्स में सिर्फ बैठे रहते हैं और भावनात्मक समस्याओं के लिए काउंसलिंग में सिर्फ बातें की जाती हैं। ये सब एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जिसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। वेट, कॉग्निटिव ओवरलोड मतलब दिमाग पर जरूरत से ज्यादा वैचारिक बोझ डालना। लेकिन ये बोझ असल में काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग कोई खाली बाल्टी नहीं है जिसमें आप बस जानकारी उड़ेलते रहें। सही बात है। ये एक एक्टिव प्रोसेसर है। जब हम केवल निष्क्रिय रूप से या पैसिव तरीके से निर्देश सुनते हैं तो हमारे दिमाग का जो ऑडिटरी है, सुनने वाला हिस्सा है, वो पूरी तरह से थक जाता है। ओहो। जबकि दिमाग का जो मोटा कॉर्टेक्स है, जो गति या मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, वो बेचारा भूखा रह जाता है। तो मतलब एक हिस्सा ओवरवर्क कर रहा है और दूसरा बिल्कुल खाली बैठा है। एग्जैक्टली। स्रोत स्पष्ट करता है कि ज्ञान का केवल मौखिक या वैचारिक आदान प्रदान अक्सर निराशा को जन्म देता है, क्योंकि शरीर और दिमाग के बीच कोई तालमेल ही नहीं होता। मेक सेंस। यहीं पर मोटर साइंस समाधान बनकर सामने आता है, जो शरीर की गति और नर्वस सिस्टम द्वारा उसके नियंत्रण का अध्ययन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्रवाई या एक्शन ही बदलाव की असली शुरुआत है। बिल्कुल। जब हम अपनी चुनौतियों को मोटर कार्यों में बदल देते हैं तो हम एक निष्क्रिय संघर्ष से निकलकर सक्रिय सफलता की ओर बढ़ते हैं। सही कहा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सिर्फ एक किताब पढ़कर साइकिल चलाना सीखने की कोशिश कर रहा हो। अरे वाह, क्या एनालॉजी है।
मतलब आप चाहे कितनी भी फिजिक्स पढ़ लें, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत रट लें, लेकिन जब तक आप पेडल नहीं मारेंगे, संतुलन कैसे आएगा? ये साइकिल वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। बिना शारीरिक भागीदारी के ज्ञान केवल एक अमूर्त विचार या थ्योरी बनकर रह जाता है। साइकिल का संतुलन कोई विचार नहीं है, वो एक मोटर मेमोरी है जो शरीर के हिलने से ही बनती है। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें बस शारीरिक रूप से दौड़ना भागना शुरू कर देना चाहिए? नहीं। मतलब मान लीजिए मुझे कोई गणित का सवाल हल करना है, तो क्या मैं जंपिंग जैक्स करना शुरू कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिर्फ कोई भी रैंडम मूवमेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ श्रोत टास्क बेस्ड लर्नोग्राफी का कॉन्सेप्ट पेश करता है। टास्क बेस्ड लर्नोग्राफी? हाँ, इसका मतलब है उद्देश्यपूर्ण शारीरिक क्रियाएं जो सीधे आपके काम से जुड़ी हों, जैसे किसी चीज को पढ़ना, फिर उसे अपने हाथों से लिखना, नोट्स बनाना, स्केच बनाना। ओहो, मतलब काम से रिलेटेड एक्शन। एग्जैक्टली। या किसी टूल का उपयोग करके कोई मॉडल तैयार करना। ये सभी विशिष्ट मोटर एक्शन हैं जो दिमाग को निर्देश देते हैं। जब कोई अपने हाथों का उपयोग करके कुछ लिखता है तो वह ज्ञान को केवल ग्रहण नहीं कर रहा होता, बल्कि उसे भौतिक रूप से निर्मित कर रहा होता है। यहाँ बात वाकई में बहुत रोचक हो जाती है। अगर मैं इसे अपने नजरिए से देखूं, तो कल्पना करें कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है। दिलचस्प है। हम आमतौर पर सिर्फ सॉफ्टवेयर यानी विचारों को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि बस एक और मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुन ले तो विचार बदल जाएंगे। हाँ, जो कि हमेशा काम नहीं करता। बिल्कुल। लेकिन मोटर साइंस हमें बता रहा है कि हमें हार्डवेयर के माध्यम से कोडिंग करनी चाहिए। हमारा शरीर और हमारी गति वो हार्डवेयर है जो सीधे सिस्टम में बदलाव लाती है। आपकी ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाली तुलना इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से पकड़ती है। लेकिन अगर हम इसकी न्यूरोसाइंस की गहराइयों में जाएं तो ये और भी हैरान करने वाला है। अच्छा, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? मोटर साइंस हमारे मस्तिष्क की कुछ बहुत ही प्रमुख संरचनाओं को सक्रिय करता है, जैसे बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम और मोटर कॉर्टेक्स। तो वेट, सच में? जहां तक मुझे याद है, स्कूल की जीव विज्ञान की क्लास में हमें पढ़ाया गया था कि ये हिस्से सिर्फ हाथ पैर हिलाने या शरीर का संतुलन बनाए रखने के काम आते हैं ना? हाँ, विज्ञान भी बहुत लंबे समय तक यही मानता था। लेकिन शिवनारायण के स्रोत और आधुनिक न्यूरोसाइंस की सबसे बड़ी खोज ये है कि ये हिस्से केवल शरीर की गति ही नहीं संभालते। तो और क्या करते हैं ये संरचनाएं हमारे आदत निर्माण, हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण हमारी याददाश्त से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अरे वाह, याददाश्त से भी? बिल्कुल। जब आप शारीरिक रूप से किसी कार्य में भाग लेते हैं, जैसे पेन से कुछ लिखना या स्केच बनाना, तो ये मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पल कॉर्टिकल सर्किट को सक्रिय कर देता है। हिप्पोकैम्पल कॉर्टिकल सर्किट, ये वही हिस्सा है ना जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है? हाँ, एकदम सही। लेकिन ये गति या मूवमेंट से कैसे जुड़ता है? इसे ऐसे सोचिए जैसे किसी कच्चे रास्ते पर बार बार चलने से एक पक्की पगडंडी बन जाती है। जब आप कोई जानकारी सुनते हैं तो वो बस एक कच्चा रास्ता है, लेकिन जब आप उस जानकारी को लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं तो गति आपके हिप्पोकैम्पस को एक स्पष्ट संकेत भेजती है कि ये जानकारी महत्वपूर्ण है, इसे सुरक्षित करो। ओह, तो गति एक तरह से सेव बटन का काम करती है। एग्जैक्टली। गति शामिल होने से जानकारी सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में गहराई से दर्ज होती है। लेख में इसी सिद्धांत पर आधारित टैक्सशिला मॉडल का जिक्र है। टैक्सशिला मॉडल? हाँ, जिसके तहत साइकोलॉजिक रिहर्सल और ब्रेन पेज मॉड्यूल जैसी तकनीकों का उपयोग होता है, जहां छात्र मोटर एक्शन के जरिए ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये दोनों शब्द साइकोलॉजिक रिहर्सल और ब्रेन पेज मॉड्यूल सुनने में बहुत भारी भरकम लगते हैं। क्या हम इसे किसी ठोस उदाहरण से समझ सकते? बिल्कुल। मान लीजिए एक छात्र को इंसान के हार्ट की कार्यप्रणाली सीखनी है। ठीक है। पारंपरिक तरीका क्या है? वो किताब पढ़ेगा और उसे रटने की कोशिश करेगा। लेकिन टैक्सशिला मॉडल में ऐसा नहीं होता। यहाँ छात्र पहले किताब पढ़ता है, फिर एक कोरा कागज लेकर खुद अपने हाथों से दिल के चारों चेम्बर्स का चित्र बनाता है। ये पहला मोटर एक्शन हुआ। बिल्कुल। फिर वो अलग अलग रंगों का उपयोग करके धमनियों और शिराओं को रंगता है। ये दूसरा मोटर एक्शन हुआ। इसके बाद वो उन हिस्सों के नाम जोर से बोलते हुए उन पर लेबल लगाता है। ओहो! ये जो पूरा चक्र है, पढ़ना, ड्रॉ करना, रंगना, बोलना, इस लगातार चलने वाले चक्र को ही साइकोलॉजिक रिहर्सल कहते हैं। तो ये सिर्फ एक बार पढ़ना नहीं है, बल्कि शरीर और दिमाग को एक लूप में डाल देना है। सही कहा। और इस पूरी कसरत के बाद छात्र के दिमाग में उस विषय का जो एक स्पष्ट नक्शा बन जाता है, उसे ब्रेन पेज कहते हैं। उसने उस ज्ञान को बाहर से नहीं लिया, बल्कि अपने हाथों से निर्मित किया है। ये उदाहरण बहुत शानदार है। मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ कि यह याददाश्त और पढ़ाई के लिए कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल उठ रहा है। हाँ, पूछिए।
पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन क्या ये हमारे व्यवहार और भावनाओं जैसी गहरी चीजों को भी प्रभावित कर सकता है? मतलब क्या गुस्सा या तनाव जैसी चीजें सिर्फ शारीरिक काम करने से शांत हो सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। जब हम मोटर सीक्वेंसिंग एक्सरसाइज या दोहराए जाने वाले कार्य करते हैं तो यह हमारे मस्तिष्क के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को विकसित करते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस? हाँ, ये हमारे दिमाग का वो मैनेजर है जो योजना बनाने और हमारे आवेगों या इम्पल्स पर रोक लगाने का काम करता है। यानी जब कोई बहुत ज्यादा आवेगी होता है, गुस्से में बिना सोचे समझे कुछ कर देता है, तो उसे सिर्फ शांत हो जाओ कहना बेकार है। एकदम बेकार है, क्योंकि उस वक्त दिमाग का तर्क करने वाला हिस्सा शट डाउन हो चुका होता है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपके दिमाग का अमिगडाला, जो डर और खतरे का केंद्र है, वो हावी हो जाता है। उसे पैनिक करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए होती है। तो मोटर साइंस उस ऊर्जा को कैसे रोकता है? यहीं पर बारीक मोटर गतिविधियां या फाइन मोटर एक्टिविटीज काम आती हैं। जैसे हस्तशिल्प बनाना, बुनाई करना या कोई वाद्य यंत्र बजाना। जब आप ये करते हैं तो आपके दिमाग को अपनी ऊर्जा सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स की तरफ मोड़नी पड़ती है। ओहो। अमिगडाला को जो ऊर्जा चाहिए थी वो अब आपके हाथों की गति में खर्च होने लगती है। ये अमिगडाला को सचमुच भूखा मार देता है। कमाल है। मतलब हम अपने डर और गुस्से की बैटरी को ही निकाल रहे हैं। इससे धैर्य और भावनात्मक संतुलन विकसित होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई स्कूल और व्यक्तिगत भावनाओं की बात, लेकिन अगर हम इसे वास्तविक दुनिया के कार्यस्थल या ऑफिस में ले जाएं, तो मुझे एक व्यवहारिक समस्या नजर आती है। मीटिंग रूम में बैठकर कोई तनाव कम करने के लिए स्वेटर तो नहीं बुनेगा या गिटार तो नहीं बजाएगा ना? बिल्कुल नहीं। वहाँ रचनात्मकता की कमी या संचार की कमियों जैसी चुनौतियां होती हैं। वहाँ ये कैसे लागू होगा? वहाँ आपको काम करने के तरीके को मोटर संचालित बनाना होगा। रचनात्मकता की कमी दूर करने के लिए स्रोत सुझाव देता है कि हम गति को शामिल करें। यानी ऑफिस में भी शारीरिक रूप से सक्रिय होना, जैसे व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल। एग्जैक्टली। जब आप कुर्सी से उठकर व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ करते हैं या वॉकिंग मीटिंग्स करते हैं, तो गति मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को उत्तेजित करती है। मतलब लेफ्ट और राइट ब्रेन। हाँ, दायां मस्तिष्क रचनात्मक सोच के लिए और बायां मस्तिष्क विश्लेषणात्मक समस्या समाधान के लिए। जब आप चलते हैं तो ये दोनों सिंक हो जाते हैं और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एकीकृत निर्णय लेने में मदद करता है। ये बहुत ही दिलचस्प है। मुझे याद आ रहा है कि कई कंपनियों में लोग डिजिटल टूल्स की जगह दीवारों पर रंग बिरंगे स्टिकी नोट्स लगाते हैं। हाँ, क्योंकि जब आप खुद चलकर एक स्टिकी नोट को डन वाले कॉलम में चिपकाते हैं तो वो एक मोटर एक्शन है। और लेख में जो मिनिएचर स्कूल और टीम आधारित सीखने के स्थानों की बात है, वो भी यही करते होंगे। बिल्कुल। निष्क्रिय कक्षाओं की जगह अब ऐसे स्पेस ले रहे हैं जो नेतृत्व और टीम वर्क को बढ़ावा देते हैं। यहाँ मैं एक बहुत ही वर्तमान संदर्भ को लाते हुए एक तीखा सवाल पूछना चाहूंगी। जी बिल्कुल। आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के युग में, जहां सब कुछ स्क्रीन पर हो रहा है, क्या हैंड्स ऑन मोटर टास्क की ओर वापस लौटना वास्तव में व्यवहारिक है? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें ना, तो लेख इस बात पर जोर देता है कि यही वो समय है जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसा क्यों? एआई और डिजिटल विकर्षणों के युग में मोटर विज्ञान हमें मानव क्रिया की शक्ति की याद दिलाता है। हम बस पैसिव कंज्यूमर बनते जा रहे हैं। मतलब सिर्फ स्क्रीन घूरना? हाँ, इसके विपरीत गतिमान मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस ऑफ द मूविंग ब्रेन हमें मशीनों से अलग करती है। ये चुनौतियों को नवाचार या इनोवेशन में बदल देती है। ये बात सच में गहरी है। मतलब तकनीक हमें जितना गतिहीन बना रही है, हमें उतनी ही अधिक शारीरिक क्रियाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। बिल्कुल सही। तो इस चर्चा से मुख्य निष्कर्ष ये निकलता है कि ज्ञान सबसे अधिक मूल्यवान तब होता है जब उसे केवल प्राप्त नहीं किया जाता, बल्कि शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक रूप से निर्मित किया जाता है। एकदम। मोटर साइंस समस्या और समाधान के बीच की खाई को शारीरिक गति के माध्यम से पाटने का एक विज्ञान है। और सुनने वालों के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि चाहे मीटिंग की तैयारी करनी हो या तनाव से निपटना हो, केवल सोचना काफी नहीं है। शरीर को शामिल करने से हमारा दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है और बाधाएं अवसरों में बदल जाती हैं। बिल्कुल। चर्चा के अंत में एक गहरा विचार छोड़ने का समय आ गया है। यदि बुनियादी मोटर गतिविधियां और दोहराव वाले शारीरिक कार्य शैक्षणिक चिंता को कम कर सकते हैं, तो क्या वयस्क अपने सबसे गहरे मानसिक ब्लॉक्स या पुराने आघातों को भी विशिष्ट मोटर अनुक्रमों को डिजाइन करके फिर से लिख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।
क्या भविष्य की थेरेपी पूरी तरह से बातचीत पर आधारित ना होकर विशिष्ट शारीरिक हरकतों की कोडिंग पर निर्भर हो सकती है? ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए।